बीए पार्ट थर्ड की छात्राओं का इस कक्षा में स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान के फर्स्ट पेपर पाश्चात्य राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम प्लेटो के साम्यवाद की चर्चा करेंगे। प्लेटो ने आदर्श राज्य में न्याय स्थापित करने के लिए शिक्षा और न्याय साम्यवाद को अनिवार्य माना है और प्लेटो ने ये बताया है कि साम्यवाद एक सामाजिक व्यवस्था है जिसका उद्देश्य है कि न्याय और शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत बाह्य आकर्षण और सांसारिक दुर्बलताओं को संरक्षक वर्ग के कार्य में बाधा उत्पन्न न बने और वे निष्पक्षता से और त्याग भावना से अपना कर्तव्य पालन कर सके। इसके लिए साम्यवाद की आवश्यकता होती है। प्लेटो के द्वारा जो साम्यवाद की व्यवस्था दी गई है वह नई नहीं है, वरन इससे पूर्व भी साम्यवाद का यूनान में स्पार्टा के अंतर्गत व्यवस्था दी गई थी, जहाँ पर स्त्रियों को भी पुरुषों के समान प्रधानता दी गई है कि वे भी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत अपनी योग्यता के आधार पर कार्य कर सकें। अब हम चर्चा करेंगे प्लेटो के साम्यवाद के आधार के बारे में। प्लेटो ने साम्यवाद के 3 आधार बताए हैं: मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक और दार्शनिक। मनोवैज्ञानिक, प्लेटो ने कहा कि जो समाज के 3 वर्ग हैं उनमें से जो संरक्षक वर्ग है अर्थात शासक और सैनिक वर्ग, वे उन लोगों के लिए संपत्ति का साम्यवाद होना आवश्यक है, क्योंकि यदि वह व्यक्ति संरक्षक वर्ग यदि संपत्ति रखेगा और परिवार रखेगा तो वह अपने कार्य को सुचारू रूप से निस्वार्थ भाव से नहीं कर सकेगा। इसलिए आवश्यकता ये है कि वह संपत्ति की लालसा से दूर रहे, प्रतिद्वंद्विता से दूर रहे, जिससे कि वह शासन कार्य को सफलतापूर्वक संचालित कर सके। इसीलिए मनुष्य की इच्छा होती है कि वह संपत्ति रखे, परिवार को पालन करे, तो वह सबसे बड़ी जो उसकी कमजोरी है उसको वो दूर रखना चाहता है। ये तो था मनोवैज्ञानिक आधार। दूसरा आधार था राजनीतिक आधार। यदि राजनीतिक और आर्थिक शक्तियाँ एक ही हाथ में केंद्रित होंगी तो प्लेटो के अनुसार वह समाज के लिए दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसीलिए राजनीतिक विशुद्धता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि राजनीतिक और आर्थिक शक्तियाँ अलग अलग हाथों में स्थापित होनी चाहिए। तीसरा आधार था दार्शनिक। जिन व्यक्तियों को शासन का महत्वपूर्ण और विशेष कार्य दिया गया है उन्हें अपने का मार्ग में आने वाले सभी सांसारिक तत्वों से दूर रखा जाना चाहिए। जिस प्रकार हम ये कहते हैं कि ईश्वर में भक्ति रखने के लिए व्यक्ति घर, पत्नी, सांसारिक मोह, परिवार, संपत्ति, इन सब से वो दूर रहता है, तो उसी प्रकार एक शासक वर्ग को और सैनिक वर्ग को इन सभी से दूर रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत के बारे में। प्लेटो ने साम्यवाद का सिद्धांत जो है शासक और सैनिक वर्ग के लिए दिया गया है, उत्पादक वर्ग के लिए नहीं दिया। उन्होंने कहा इसके लिए आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उत्पादक वर्ग का कार्य है कि वह संपत्ति का या वित्त की व्यवस्था करे, जिससे कि शासक वर्ग और सैनिक वर्ग अपने सुचारू रूप से अपने कार्य को संपन्न कर सके। साम्यवादी योजना में प्लेटो ने 2 प्रकार के साम्यवाद की बात की है। एक तो संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा है परिवार या स्त्रियों का साम्यवाद। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे संपत्ति के साम्यवाद की। प्लेटो ने अभिभावक या संरक्षक वर्ग अर्थात शासक और सैनिक वर्ग को संपत्ति से वंचित रखा है। उसने कहा है कि संपत्ति मनुष्य का एक सबसे बड़ा आकर्षण होता है जो किसी भी व्यक्ति को अपने कार्य से मार्ग से विचलित कर सकता है। इसीलिए उसने कहा है कि संपत्ति उनके पास व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए, सार्वजनिक संपत्ति है। सभी वहाँ पर किसी प्रकार का कोई किसी का आवास नहीं होगा, किसी के कोई धन संपत्ति नहीं होगी। वह एक राज्य के द्वारा ही उन्हें उनकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। इसके लिए उसे व्यक्तिगत संपत्ति का संग्रह करने की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्लेटो का मानना था
कि राजनीतिक और आर्थिक शक्तियाँ यदि एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होती हैं तो वह अपने कार्य को सही प्रकार से नहीं कर सकता है और वहाँ पर वह या तो आर्थिक क्षेत्र में ही सही प्रकार से कार्य करेगा या व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करेगा। इसीलिए उसने कहा कि इन शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, अलग अलग हाथों में होना चाहिए। और इसी प्लेटो के इसी सिद्धांत के आधार पर ही मॉन्टेस्क्यू ने अपने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। प्लेटो का आशय था कि व्यक्ति शासक वर्ग जो है वह उसमें बुद्धि की श्रेष्ठता पाई जाती है और वह योग्य होता है कि वह एक शासन कर सके। इसके लिए उसे संपत्ति की संग्रह की खुली छूट नहीं दी जानी चाहिए और उसकी कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि राज्य में संपत्ति संग्रह की खुली छूट दे दी गई तो जो राजनीतिक पदों पर जो नियुक्तियाँ होती हैं वह योग्यता के आधार पर न होकर वह संपत्ति के आधार पर होगी। तो इस प्रकार वहाँ पर एक आदर्श राज्य की स्थापना नहीं हो सकेगी। दूसरा साम्यवाद था परिवार या स्त्रियों का साम्यवाद। अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति के साम्यवाद के साथ साथ एक परिवार का साम्यवाद भी होना आवश्यक है, क्योंकि उसका निजी परिवार नहीं होगा तो वह अपने निश्चिंत होकर निस्वार्थ होकर और वह कार्य कर सकता है। तो इसीलिए उसको निजी परिवार का त्याग करना होगा और उसे पूरा जो राज्य है, देश है, उसको ही परिवार मानना होगा। इसका उद्देश्य ये था कि जो अभिभावक वर्ग जो है कंचन कामिनी से दूर रहे, मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन कर सके, क्योंकि परिवार का मोह संपत्ति से भी अधिक प्रबल होता है। तो परिवार के साम्यवाद के प्लेटो ने 3 कारण बताए हैं। पहला कारण है कि वह अभिभावक वर्ग को परिवार के प्रभावों से मुक्त रखना चाहते हैं और दूसरा कारण है कि वह स्त्री की मुक्ति तथा समान अधिकार का पक्षपाती था, यानी वह स्त्री और पुरुष को दोनों को समान अधिकार देना चाहता है कि राजनीतिक पदों पर भी स्त्रियों को उनकी योग्यता के आधार पर नियुक्त किया जाना चाहिए। तीसरा कारण था कि इससे उत्तम संतान की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि राज्य ही ये निर्धारित करेगा कि कब कौन सी स्त्री किस पुरुष के साथ संतान की उत्पत्ति करेगी। इसीलिए प्लेटो ने राज्य के लिए एक श्रेष्ठ नागरिक और श्रेष्ठ संतान उत्पन्न करने के लिए उन्होंने उनकी विवाह की आयु निश्चित की है। विवाह की आयु ये जो निश्चित की है वह केवल अभिभावक वर्ग के लिए है। तो स्त्रियों के लिए तो 20 से 40 वर्ष और पुरुष के लिए 25 से 55 वर्ष। तो जिससे कि इस आयु में ही वे एक अपने संबंध स्थापित करके संतान उत्पत्ति कर सकते हैं, जिससे कि राष्ट्र के लिए एक श्रेष्ठ नागरिक उत्पन्न हो सकें। अब यहाँ पर क्योंकि इससे पूर्व स्त्री 20 से पूर्व और पुरुष 25 से पूर्व और स्त्री 40 वर्ष के बाद और पुरुष 55 वर्ष के बाद कोई भी संबंध स्थापित नहीं करेगा, संतान उत्पत्ति नहीं करेंगे। यदि वो संतान की उत्पत्ति होती है तो वह संतान वैध नहीं मानी जाएगी। तो इसीलिए उसने एक निश्चित आयु निश्चित की है जिससे कि एक श्रेष्ठ संतान उत्पन्न हो सके। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि यदि इन बच्चों को माता पिता का ज्ञान नहीं होगा तो वो किस प्रकार से मोह माया से दूर रह सकते हैं। और दूसरी बात आती है कि जब माता पिता नहीं पता तो उन बच्चों में किस प्रकार से संबंध स्थापित हो सकते हैं। तो यहाँ पर प्लेटो ने इस प्रश्न का जवाब दिया है कि एक ही समय में उत्पन्न होने वाले सभी संतानें भाई बहन होंगे और उनमें कोई संबंध स्थापित नहीं होगा। तो इस प्रकार जब माता पिता नहीं है, परिवार नहीं है, तो इस प्रकार ऐसी संतानें, ऐसे श्रेष्ठ नागरिक उत्पन्न होंगे जिससे कि राज्य का विकास होगा और एक आदर्श राज्य की स्थापना हो सकती है। अब बात करते हैं प्लेटो के साम्यवाद की विशेषताएं। प्लेटो ने इन समस्त विचारों के आधार पर उसने अपनी साम्यवाद की विशेषताएं बताएं। तो पहला तो है मनोवैज्ञानिक आधार, क्योंकि व्यक्ति परिवार और संपत्ति से ही बहुत ज़्यादा मोह रखता है और इससे दूर रहता है। दूर रखने के लिए आवश्यक है कि वह उसके पास ना तो परिवार होगा और ना ही संपत्ति होगी। तो इस प्रकार वह राज्य के लिए श्रेष्ठ कार्य कर सकेगा, राज्य के विकास कर सकेगा और एक आदर्श राज्य की स्थापना हो सकेगी। दूसरी बात है साम्यवाद का उद्देश्य। साम्यवाद का उद्देश्य है मानव प्रकृति को विकृति की ओर ले जाने वाली बाह्य संस्थाओं और उनके भौतिक सुखों का निषेध करना।
अर्थात कि जितने भी बाह्य जो संस्थाएं हैं वे व्यक्ति के कार्य के मार्ग से उसको भटक देती हैं या पथभ्रष्ट कर देती हैं। और भौतिक सुख जब अगर होंगे तो भौतिक सुखों में ही वह लिप्त रहेगा, वह श्रेष्ठ कार्य नहीं कर सकेगा, इसीलिए इनसे मुक्त रखना आवश्यक है। तीसरी बात आती है कि विशेषता कि विवाह व्यवस्था का उद्देश्य धार्मिक अथवा प्रेम न होकर राज्य के हित के लिए स्वस्थ संतानोत्पत्ति करना। अर्थात विवाह उनका होगा लेकिन वो किसके लिए? राज्य के लिए, और राज्य की श्रेष्ठ संतानोत्पत्ति, श्रेष्ठ नागरिक उत्पन्न करना। नेक्स्ट विशेषता है स्त्री पुरुष की शासन में समान अधिकारी। यह एक प्लेटो का क्रांतिकारी कदम था जहाँ पर कि स्त्री और पुरुष को समान अधिकार दिए गए हैं, वह आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में समान पद प्राप्त कर सकती हैं और राज्य के लिए एक श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट विशेषता है विवाह की निश्चित आयु में उत्पन्न बच्चे वैध होंगे। अर्थात उसने एक निश्चित आयु निर्धारित की है कि जिस आयु में स्त्री और पुरुष विवाह कर सकते हैं और संतान उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे कि एक योग्य श्रेष्ठ नागरिक उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये तो हमने आज बात की साम्यवाद की धारणा और साम्यवाद की अवधारणा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे प्लेटो के साम्यवाद की आधुनिक साम्यवाद से तुलना, जिसके अंतर्गत हम समानताएं और असमानताएं और साम्यवाद की आलोचना की बात करेंगे।